नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, समाज, राजनीति और आपके लिए जरूरी हर बड़ी खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में भारत और इजरायल के विदेश मंत्री स्तर की वार्ता, आपसी सहयोग की समीक्षा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर। इजरायल के विदेश मंत्री ने भारत को बताया ग्लोबल पावर। आज से देश के 12 राज्यों में एसआईआर शुरू, 51 करोड़ मतदाता होंगे शामिल। 9 दिसंबर को जारी की जाएगी प्रारूप मतदाता सूची, 7 फरवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारतीय अर्थव्यवस्था, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव। विकसित भारत के लिए अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करें। तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में बोले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। वंचित आबादी तक अनुसंधान और पहुंच बढ़ाने का आग्रह। श्रीलंकाई संसद के नेता विपक्ष साजिद प्रेमदासा ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन में श्रीलंका की महत्वपूर्ण भूमिका। भारत और इजरायल ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता दोहराई है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक की और कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया है। आपसी भरोसे और विश्वसनीयता पर आधारित मजबूत संबंध दोनों देशों ने बनाए हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत गाजा शांति योजना का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि एक क्षेत्र में स्थायी समाधान का रास्ता बनाएंगी। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। जरूरी है कि हम आतंकवाद के हर रूप और हर स्तर पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहें। वहीं इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने भारत को ग्लोबल पावर बताया। India and Israel have a strategic partnership, and particularly in our case, the term has a real meaning. We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. We have naturally been following developments in your region with very close attention. We welcome the return of the hostages and the remains of those who unfortunately lost their lives. India supports the Gaza peace plan and hopes that it paves the way for a durable and lasting solution. विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके इजरायली समकक्ष world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके इजरायली समकक्ष गिडोन सार के बीच दिल्ली में हुई बैठक में सुरक्षा, निवेश, कृषि, तकनीक और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल साझेदारी को रणनीतिक और विश्वसनीय करार दिया। विदेश मंत्री ने यह भी घोषणा की कि इजरायल अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद करता है। Your visit allows us to review our bilateral cooperation and assess the possibilities for further deepening it.
The recent conclusion of our bilateral investment agreement is a notable step in that direction. It is noteworthy that your colleagues, your ministerial colleagues dealing with agriculture, economy, tourism, and finance have all visited us recently. In recent times, India has developed many new capabilities, especially in rail, road, and port infrastructure, in renewable energy, and in health. Our businesses are very keen to explore opportunities in Israel, and we would certainly like to give that more attention. We also have a very strong record of working together in agriculture and in innovation. Taking that forward is very much in our mutual interest. There is a history of cooperation in semiconductors and in cyber. That has become more relevant now. We are hosting the AI Impact Summit next year in February in India. We look forward very much to Israel's presence. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार की उपस्थिति में सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस MEA और इजरायल के विदेश मंत्रालय के बीच प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ। निर्वाचन आयोग अपने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत आज निर्वाचन आयोग ने कर दी है। इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाताओं वाले 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। यह SIR का दूसरा चरण है। इससे पहले बिहार में इसे लागू किया गया था, जहां 30 सितंबर को लगभग 7 करोड़ 42 लाख नामों वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। नए चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। इनमें तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी वर्ष असम में भी चुनाव होने हैं, लेकिन नागरिकता अधिनियम प्रावधानों के तहत नागरिकता के चल रहे सर्वोच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण वाले सत्यापन के कारण इस दौर का हिस्सा नहीं होगा। SIR आज गणना चरण से शुरू होगा और 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रारूप मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी और इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम प्रकाशन होगा। स्वाधीनता के बाद ये 9वां ऐसा संशोधन होगा। ये संशोधन आखिरी बार 2002 और 2004 के बीच हुआ था। निर्वाचन आयोग के अनुसार SIR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अवैध प्रवासियों सहित अपात्र नामों को हटाते समय कोई भी पात्र नागरिक सूची से ना छूट जाए। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के जन्म स्थान की जांच करना शामिल है। अधिकारियों का क्या कहना है कि इससे अपात्र नागरिकों, विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। इसलिए शिक्षा से न केवल विद्यार्थियों की बुद्धि और कौशल का विकास होना चाहिए, बल्कि उनकी नैतिक शक्ति और चरित्र को भी बल मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा न केवल हमें आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि हमें विनम्र बनाना और समाज और देश के विकास में योगदान देना भी सिखाती है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वो अपनी शिक्षा वंचितों की सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करें। उन्होंने कहा कि यही सच्चा धर्म है जो उन्हें सुख और संतुष्टि प्रदान करेगा। आज इस दीक्षांत समारोह के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन ये शिक्षा का अंत नहीं। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है। आप अपनी शिक्षा और उससे कमाई हुई धन को समाज के वंचित वर्गों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगाएं। यही सच्ची धर्म है, जिसे निभाकर आपको सुख और संतोष मिलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था
दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों जैसे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वो अपनी प्रतिभा और समर्पण के बल पर अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। 47 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा मानना है कि इस भूमिका को निभाने की शक्ति और संकल्प आपके अंदर विद्यमान है और मुझे लगता है उस संकल्प को, उस शक्ति को आप समुचित उपयोग करेंगे और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी प्रतिभा और निष्ठा के बल पर आप सभी जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और देश का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन नैनीताल में नीम करौली बाबा के आश्रम, कैंची धाम और मां नयना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने राष्ट्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर पहुंचने पर मंदिर समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज तिरुवनंतपुरम स्थित प्रतिष्ठित श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र की सेवा के लिए चिकित्सा विज्ञान और जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी के संयोजन में संस्थान की 40 वर्षों से अधिक की विरासत की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने संस्थान की भूमिका को एक ऐसे प्रमुख मॉडल के रूप में रेखांकित किया और स्वदेशी चिकित्सा उपकरण विकास में इसकी उपलब्धियों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने विकसित भारत 2047 विजन के तहत आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा में अनुसंधान और नवाचार की भूमिका पर जोर दिया। In front of every device what you have developed, that is great achievements, and I am sure this represents a translation of nearly 50 medical devices. I am pleased to state that high-risk medical devices that are either implanted in or used on the human body have been translated, and it is available very much in the market. This is the success story of the research. Wherever I go, when I was the Vice Chancellor, I was the Chancellor of many universities. Wherever I go, agriculture university, they will say, we have invented this seed, that seed, they will take this variety, that variety. Finally, I ask them only one thing. How much you are in touch with the farmers? How many farmers have benefited out of your invention? That is what the real impact on the agriculture. That is the success story of your university. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने वंचित आबादी तक अनुसंधान और पहुंच बढ़ाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत संस्थान के नव उद्घाटित अस्पताल भवन की सराहना भी की। Vaccination for COVID. Not only that many of us will die, might have been died. Not that nobody in this world can control the disease. The same thing. The Western world, the so-called multinational companies who are doing research, who are spending millions and millions of dollars, they also invented vaccinations. What is the difference between these two? They were running behind the patent of the vaccination, what they have invented, so that they can sell a unit for 7,500, not rupee, but in the US dollar. What we have done, what Modi ji has done, he has given free of cost for the entire 140 crore people in this country. Not only that, we exported to more than 100 poor countries free of cost. That is the difference between our invention and the foreigners' invention.
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तिरुवनंतपुरम में अच्युता मेनन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन केंद्र में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के संकाय और स्टार्टअप कंपनियों द्वारा विकसित चिकित्सा उपकरणों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। SCTIMST भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो एकीकृत चिकित्सा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उन्नत स्वास्थ्य सेवा में अपने अग्रणी योगदान के लिए प्रसिद्ध है। और बुलेटिन में अब एक नजर देश और दुनिया के कुछ बड़े अपडेट्स पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी और सभी से अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया। गुरु नानक देव जी का संदेश हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय और करुणा पर आधारित जीवन जीना ही सफलता का सच्चा मापदंड है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल यानी 5 नवंबर को नवा रायपुर और राजनांदगांव में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। नवा रायपुर में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन करेंगे। वहीं राजनांदगांव में उद्याचल मल्टी स्पेशलिटी आई केयर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही लखपति दीदी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत केंद्रित अनुसंधान और नीतिगत जुड़ाव को मजबूत करने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक समान और राष्ट्रव्यापी मानदंड तैयार करने पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। देश भर में न्यायाधीशों की धीमी और असमान करियर प्रगति का मुद्दा शीर्ष अदालत में विचाराधीन है। प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा। हवाई यात्रियों को जल्द ही बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति मिल सकती है, क्योंकि विमानन नियामक DGCA टिकट वापसी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित कर रहा है। ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने पर रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वो बधिर खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द उचित मानदंड तैयार करे। अदालत ने कहा कि मौजूदा मानदंड पैरा खिलाड़ियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव करते हैं। कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बधिर व्यक्तियों और शारीरिक या चलने फिरने में अक्षम व्यक्तियों के बीच भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया की विदेश मंत्री ओआना सिल्विया तुशोई से मुलाकात की और इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान हुई चर्चाओं में दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार, निवेश आकर्षित करने और भारत यूरोपीय संघ के व्यापक आर्थिक ढांचे के भीतर आपूर्ति श्रृंखलाओं के सामर्थ्य को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने रेबीज के प्रसार को नियंत्रित करने में तिमोर लेस्ते को रेबीज प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन की 2000 शीशियां और रेबीज टीके की 10,000 खुराक भेजी हैं। ये भारत की ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक विश्वसनीय और भरोसेमंद स्वास्थ्य साझेदार के रूप में प्रतिबद्धता को दिखाता है। श्रीलंका की संसद में नेता विपक्ष साजिद प्रेमदासा भारत दौरे पर हैं। उन्होंने आज दिल्ली में संसद भवन का दौरा किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रीलंका की संसद में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा का संसद में स्वागत किया और इसे दोनों लोकतांत्रिक देशों के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक बताया। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और आपसी विश्वास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जो भारत श्रीलंका संबंधों की नींव है। उन्होंने कहा कि जुड़ाव दोनों देशों की साझी विरासत को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। दोनों नेताओं ने संसदीय सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों की समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन में श्रीलंका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को सशक्त करती है। भारत श्रीलंका की प्रगति और आर्थिक स्थिरता का एक विश्वसनीय साझेदार है।
साथ ही ऊर्जा, नवाचार, कनेक्टिविटी, फिनटेक जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्य और बहुदलीय प्रणाली लोकतांत्रिक संवाद की सशक्त आधारशिला है। भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री समूहों के गठन से दोनों संसदों के बीच रचनात्मक सहयोग और बढ़ेगा। और आइए अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम खत्म हो गया। 6 नवंबर को राज्य के 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें 3,75,00,000 से ज्यादा मतदाता 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक व्यवस्था की है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनाव के ऐलान से पहले 21 निर्णय लिए हैं। इसमें ARC लिमिटेड को बंद करने समेत विभिन्न फैसले शामिल हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। 2 दिसंबर को मतदान होगा। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हरियाणा के अंबाला स्थित खड़क कोर का दौरा किया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा इस कोर का दौरा करने के बाद की। सेना अध्यक्ष को युद्ध तैयारियों को पुख्ता करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और अंतर एजेंसी तालमेल मजबूत करने के उद्देश्य से की गई पहल की तमाम जानकारियां दी गई। इस मौके पर सेना अध्यक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोर के अनुकरणीय प्रदर्शन की भी सराहना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि शहर की दशा और दिशा तय करने में शहर निकाय अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आगे भी इसी निष्ठा के साथ शहरों के विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे। सम्मेलन में प्रदेश के सभी निकायों के मेयर और अध्यक्ष, नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी शामिल। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू शहर के बाहरी इलाके में 10 दिवसीय वार्षिक झिरी मेले का आज उद्घाटन किया। हर साल करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालु इस मेले में बाबा जित्तो के बलिदान को याद करने आते हैं। उन्होंने लोगों से बाबा जित्तो के समानता और सेवा के आदर्शों का पालन करने की अपील की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी से मुलाकात की। राज्य के विश्वविद्यालयों और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की गई। उन्होंने जीवन विज्ञान, जैव अनुवांशिकी, खनिज अन्वेषण, धातु AI, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कोर इंजीनियरिंग और समुद्री उद्योग क्षेत्रों में साझेदारियों पर भी विचार विमर्श किया। अगस्त और सितंबर में भारी बारिश और बाढ़ से हुई फसल और बुनियादी ढांचे की क्षति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की 9 सदस्यीय समिति ने महाराष्ट्र के दौरे पर है। समिति धाराशिव, सोलापुर, नासिक और वाशिम जैसे जिलों का दौरा करेगी, जहां फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। शहर में 4 स्टेशन अलीपुर, वजीरपुर, बवाना और आनंद विहार में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। CPCB के समीर ऐप के अनुसार 17 निगरानी स्टेशन ने 300 से अधिक AQI के साथ बहुत खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के करीब एक यात्री ट्रेन के मंगलवार को एक मालगाड़ी से टकरा जाने से 5 लोगों की मौत हुई। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। घटना की सूचना मिलने के बाद रेल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।